So we'll start with new chapter today, that is oscillations. So next chapter in the list is oscillations. अब ये जो oscillation chapter है ये बोर्ड्स टू बोर्ड्स मतलब स्टेट बोर्ड में इसका नाम अलग और आपको बाकी बुक्स में सीबीएसई की बुक्स में मे बी यू विल फाइंड अ डिफरेंट नेम मे बी। तो पहले स्टेट बोर्ड के लिए भी इसका नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन, पुराने सिलेबस में अभी इसका नाम कर दिया है ऑसिलेशंस। एक ही बात है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेशन। तो इन सम ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड द सेम चैप्टर विद नेम एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैसे हम आज देखेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन टू स्टार्ट ऑफ विद ऑसिलेशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, हाउ डू यू डिफाइन ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ मेन पोजीशन। और एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि तुमने 11th स्टैंडर्ड में साउंड नाम का एक चैप्टर सुना था, साउंड। और साउंड में हमने देखा था कि साउंड, जब तुमने चैप्टर स्टार्ट किया, यू हैव फर्स्ट डिफाइंड व्हाट इज अ वेव। और वेव का डेफिनेशन याद नहीं होगा तो बता देता हूँ। वेव इज डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम। तो एक मीडियम है, बहुत सारे टाइप के वेव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक सरफेस ऑफ वाटर विच इज नॉट मूविंग और उसके ऊपर एक स्टोन ड्रॉप कर दिया, तो रिपल्स बनते हैं। रिपल्स बनते हैं मतलब वो बेसिकली डिस्टर्बेंस है। और डिस्टर्बेंस जब एक मीडियम से प्रोपोगेट होता है तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं और वो वाइब्रेटरी मोशन ही वो ऑसिलेटरी मोशन है। फिर एक एग्जांपल और था, यू टेक अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, उसको एक वॉल पे बांध दो और एक एंड उसका अपने हाथ में रखो एंड मूव अप एंड डाउन। तो यू आर बेसिकली सेंडिंग द डिस्टर्बेंस थ्रू दैट वायर, थ्रू दैट स्ट्रिंग। मतलब वेव जब आप उस वायर से प्रोपोगेट करोगे तो पार्टिकल्स ऑफ दैट वायर विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन। इसलिए तुमको पहले से पता होना चाहिए था। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट यू नो व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, बट ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन इज नथिंग बट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल अबाउट अ मेन पोजिशन। अब ये मेन पोजिशन क्या होता है वो भी समझ लो। तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दिस पेंडुलम। ये पेंडुलम अभी उसके मेन पोजीशन पे है। मेन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब रेस्ट पोजीशन, मतलब जब फोर्सेस बैलेंस्ड हो। और जब मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस्ड फोर्सेस। तो जब फोर्सेस बैलेंस्ड हो उस केस में पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का जो भी पोजीशन होता है उसको या तो बोलते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन या रेस्ट पोजीशन या फिर मेन पोजीशन। अब अगर मैं इसको इसके मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करता हूँ और उसको छोड़ देता हूँ, इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो। टू मतलब एक पॉइंट पे जाना, फ्रो मतलब वापस आना। सो दिस टाइप ऑफ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट मेन पोजीशन, क्योंकि उसका जो टू एंड फ्रो मोशन है वो अबाउट अ मेन पोजीशन है, इसको बोलते हो तुम ऑसिलेटरी मोशन। सो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आई विल से द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द टू एंड फ्रो motion of an object, of an object about its mean position, about its equilibrium position, about its rest position is known as oscillatory motion, is known as oscillatory motion. Then you should know ये जो oscillatory motion है ये ऑसिलेटरी मोशन है पीरियोडिक इन नेचर। सो दिस टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन? समथिंग व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, हम हमेशा बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लेते हैं कि समथिंग व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ इज ऑलवेज आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जरूरी नहीं है, थिंग्स कैन आल्सो रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ स्पेस। एग्जांपल, जब तुम ये ऐसा वेव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, पहली बात तो जैसे ही तुमने वेव का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मतलब तुमने टाइम को फ्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो वेव था इसके जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट हो रहा है। तो जो पार्टिकल अभी क्रेस्ट पे है वो अगले इंस्टेंट पे क्रेस्ट पे रहने ही नहीं वाला। तो व्हेन यू ड्रॉ अ वेव यू आर एक्चुअली फ्रीजिंग टाइम। और इफ यू सी व्हेन यू फ्रीज टाइम मतलब तुम एक पर्टिकुलर टाइम का इंस्टेंट ले रहे हो
तो उस केस में आफ्टर इक्वल डिस्टेंस आल्सो यू विल फाइंड सेम स्ट्रक्चर इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो ये भी पीरियोडिक है, लेकिन ये पीरियोडिक इन स्पेस है बिकॉज इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर इक्वल डिस्टेंसेस। गुड। तो बाय द वे हम तो फिलहाल पीरियोडिक इन टाइम की बात करने वाले हैं। तो दिस ऑसिलेटरी मोशन, this oscillatory motion is periodic in time, is periodic motion in which motion repeats itself, in which motion repeats itself after equal intervals of time, repeats itself after equal intervals of time। तो कोई भी एक पार्टिकल होगा, इट इज परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, इट इज गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, then coming to the same point। तो हर बार सेम टाइम के बाद you will find that the particle is at the same location, the motion is periodic in time, correct। अब इसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं, उसका भी रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, जब तुम मोशन बोल रहे हो तो मोशन को स्टडी करने के लिए 3 पैरामीटर वी यूज। हर एक चीज का स्टडी करने के लिए सम पैरामीटर्स वी यूज। गैस का स्टडी करने के लिए वी यूज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना। अगर कोई मटेरियल कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, वो स्टडी करने के लिए वी यूज पैरामीटर लाइक रेजिस्टेंस, करंट, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बराबर। मटेरियल अगर इलास्टिक है कि प्लास्टिक है, वो स्टडी करने के लिए वी हैव पैरामीटर्स लाइक मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली मोशन का स्टडी करने के लिए 3 ही पैरामीटर यूज होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टाइम। अब नॉर्मली होता ऐसा है पीरियोडिक मोशन के केस में, और ऑसिलेटरी मोशन कौन है, पीरियोडिक है, इसलिए बताया। नॉर्मली पीरियोडिक मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का जब तुम इक्वेशन डिराइव करोगे, जो हम लोग करेंगे, शायद आज ही हो जाएगा, उसमें यू विल सी कि साइन या कोसाइन आने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में, वेलोसिटी के इक्वेशन में और एक्सेलरेशन के इक्वेशन में यू विल सी या तो साइन है या तो कोसाइन है। और अगर आपको पता है साइन और कोसाइन इन फंक्शन का एक नाम है, हार्मोनिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं इनको, हार्मोनिक फंक्शंस। तो क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, और पीरियोडिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर फंक्शंस ऑफ साइन एंड कोसाइन, मतलब दे आर फंक्शंस ऑफ हार्मोनिक, राइट। तो इसलिए मोशन को बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं इसको, हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए उसको बोलते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं उसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलने का रीजन तुमको समझ में आ गया होगा। मोशन है, मोशन के लिए, मोशन का स्टडी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इन तीनों ही इक्वेशन में आपको या तो साइन देखने को मिलेगा या कोसाइन देखने को मिलेगा, और साइन और कोसाइन होता है हार्मोनिक फंक्शन, इसलिए इस मोशन को बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। और साथ में सिंपल वर्ड लगाते हैं बिकॉज दिस मोशन इज लीनियर मोशन व्हिच इज अ सिंपल मोशन, इसलिए इसको बोलते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन। थोड़ा सा 11th भी मैं साथ साथ में रिवाइज करवाता जाऊंगा। इफ यू रिमेंबर, जब तुम साउंड चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें वेव्स का इंट्रोडक्शन था, वहां पे एक वेव का भी नाम था, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, पहले तो पता होना चाहिए प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं, अब तुम फिलहाल एक सिंगल पार्टिकल का मोशन स्टडी करने वाले हो यहाँ पे, सिंगल या मैक्सिमम 2। लेकिन जब तुम वेव्स की बात करते हो, अगर मैंने एक रस्सी लिया और स्ट्रिंग को मैं अप एंड डाउन शेक कर रहा हूँ, तो जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट, मतलब क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हार्मोनिक मोशन। कौन सा मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन एक कलेक्टिव मोशन है, बहुत सारे पार्टिकल एक साथ कर रहे हैं, इसके लिए वेव ट्रैवल कर रहा है। एनी वेव विच इज कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग इन अ गिवन मीडियम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव, चलते ही जा रहा है वेव, उसको बोलते हो प्रोग्रेसिव। अ वेव which continuously travels in a given medium in a given direction is called as progressive wave। और इसको सिंपल हार्मोनिक क्यों बोला, क्योंकि पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे थे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज
सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। और मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया था, ये चैप्टर और अगला चैप्टर यू हैव टू स्टडी वन आफ्टर अनदर, क्योंकि इसके जो तुम कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे वो तुमको अगले चैप्टर में लगने ही वाले हैं। तो यू शुड नो पीरियोडिक मोशन, displacement, velocity and acceleration in such motion, in such periodic motion, in such periodic motion are harmonic functions, are harmonic functions, and hence the motion is known as simple harmonic motion. Motion is known as simple harmonic motion. नेक्स्ट टाइम से मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पूरा नहीं लिखने वाला हूँ, आई विल जस्ट राइट डाउन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, क्लियर। और बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम भी इससे आते हैं, हारमोनियम है ना, हारमोनियम और हारमोनियम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट प्रोड्यूसेस साउंड, प्लीजेंट साउंड। तो वो जो साउंड में प्रोड्यूस होता है उसमें भी साइन आता है, उसके इक्वेशन में साइन आता है, इसलिए उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हारमोनियम। गुड, नाउ लेट अस सी, ये तो सिर्फ बेसिक पार्ट था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नो वन विल आस्क यू एक्सप्लेन ऑसिलेटरी मोशन, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए है, ये नॉलेज होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन व्हाट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल बोलने का और एक रीजन भी है, इट इज नॉट द ओनली रीजन बिहाइंड कॉलिंग इट सिंपल इज नॉट दैट इट इज लीनियर मोशन, और एक रीजन भी है, यहाँ पे साइन और कॉस का पावर 1 ही आता है, यू विल नॉट फाइंड साइन स्क्वायर, यू विल नॉट सी कॉस स्क्वायर आल्सो, इसलिए भी उसको सिंपल बोलते हैं। लीनियर तो है ही वो, लेकिन साथ में तुम देखोगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के इक्वेशन में साइन कॉस तो आएगा, लेकिन उसका पावर 1 ही होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंपल। गुड, बिकॉज सिंपल फंक्शंस आर इन्वॉल्वड हियर। अब ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, आई विल नॉट राइट डाउन मच। द लीनियर मोशन मतलब मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, सो द लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। और कौन सा मोशन है, टू एंड फ्रो, कौन सा मोशन है ये, पीरियोडिक। सो देखो डिफाइन किया है, क्या लिखा है, पढ़ो तो क्या लिखा है, द लीनियर मोशन या द मोशन इन विच an object moves to and fro about mean position in a straight line is called as linear simple harmonic motion. The motion in which a particle or an object moves to and fro along a straight line, along a straight line is known as linear simple harmonic motion. Of course about a mean position, वो तो होता ही है, is known as linear simple harmonic motion. ये theoretical definition है, theoretical definition is okay, लेकिन बहुत सारे टाइप के मोशंस होते हैं ना, जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, जो टू एंड फ्रो होते हैं। हर किसको तुम लीनियर एसएचएम बोलोगे क्या, मैं खुद मी माई सेल्फ एज अ पार्टिकल, मैं वही तो कब से कर रहा हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, कुछ तो बोलता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ, फिर कुछ तो बोलता हूँ, फिर शायद रुकता हूँ, शायद नहीं भी रुकता हूँ, फिर जाता हूँ। तो ये मेरा मोशन में तो टू एंड फ्रो है, ये भी तो लीनियर है, ये भी तो अबाउट अ मीन पोजीशन है। तो कैन यू कॉल दिस मोशन एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन? नॉट ऑलवेज। तो हर बार तुम लीनियर टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोल सकते हो, तो उसका कुछ कंडीशन है, विच टाइप ऑफ मोशन कैन बी कॉल्ड एज लीनियर एसएचएम, उसका कुछ कंडीशन है, वो डिराइव करेंगे अब। और जेई नीट सीईटी तीनों में एक क्वेश्चन आया है, चार इक्वेशन दे दिए और पूछा चारों में से कौन सा एसएचएम बताओ, तो कौन सा इक्वेशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके लिए हमको कुछ थोड़ा सा डिराइव करना पड़ेगा, लिटिल बिट। बट टू डिराइव आई जस्ट टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, वो मैंने नोट्स में भी वही एग्जांपल दिया है। लेट अस से वी हैव अ वर्टिकल रिजिड सपोर्ट, मतलब एक दीवार है बेसिकली, देन यू हैव अ फ्रिक्शनलेस टेबल, horizontal table, then on this frictionless table you have a block,
और ये ब्लॉक का सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है और ब्लॉक का मास है m. देन यू हैव अ स्प्रिंग. तो यहाँ पे एक स्प्रिंग है विच इज one end of which is attached to the vertical support and the other end is attached to the block. अब इस सिचुएशन में, इसको मैं डायग्राम भी बोल देता हूँ, इस सिचुएशन में द ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम, मतलब देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. इसको बोलते हो इक्विलिब्रियम. नो नेट फोर्स, मैंने ये नहीं बोला नो फोर्स. 3 फोर्सेस एक्ट हो सकते थे, हो नहीं रहे. कौन से 3? सबसे पहले यू शुड नो देयर आर 3 फोर्सेस इन्वॉल्व. कौन से 3? एक तो इसका खुद का वेट है, दैट इज एक्शन ऑन द टेबल. अब टेबल उस पर क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन. एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, तो एक्शन रिएक्शन बैलेंस हो गए. और स्प्रिंग भी फिलहाल कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, क्योंकि ना मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है ना मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है. तो ऐसे सिचुएशन में व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 0, उस पोजीशन में, उस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट का जो भी पोजीशन होगा उसको बोल देंगे मीन पोजीशन. तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे. दिस लाइन इंडिकेट्स मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन. ओके, तो हमने एक ब्लॉक लिया, उसको एक टेबल पे रखा, बोथ आर फ्रिक्शनलेस. एक वर्टिकल रिजिड सपोर्ट है जैसे वॉल, उससे एक स्प्रिंग मान दिया और स्प्रिंग का दूसरा एंड हमने ब्लॉक को टाई कर दिया. एंड अंडर इक्विलिब्रियम मतलब ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड. यहाँ पे नेट फोर्स 0 है. तो इस सिचुएशन में जो भी ब्लॉक का पोजीशन है उसको बोल दिया हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब ये सेम डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. आई एम टेकिंग द सेम डायग्राम. नाउ इफ आई मूव द ब्लॉक टू द राइट, मतलब मैं अगर ब्लॉक को राइट में डिस्प्लेस कर रहा हूँ, लेट अस से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज x, तो स्प्रिंग होगा स्ट्रेच. क्या होगा? स्ट्रेच. एंड यू नो स्प्रिंग इज इलास्टिक इन नेचर, एंड आई होप यू नो इलास्टिक और प्लास्टिक का डिफरेंस. एंड आई होप यू रिमेंबर कि इलास्टिक बॉडीज में जब तुम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है. और तुमको ये भी याद होना चाहिए कि एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो जैसे ही मैंने इस ब्लॉक को टू द राइट शिफ्ट किया, डिस्प्लेस किया, तो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ और स्प्रिंग स्ट्रेच होने की वजह से स्प्रिंग में एक इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ विच इज बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स. अगर मैंने ये ब्लॉक को छोड़ दिया तो ब्लॉक वापस कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? डिस्प्लेस तुमने कहाँ किया था? टू द राइट. और ब्लॉक कहाँ जाएगा? टू द लेफ्ट, मतलब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मतलब रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. मतलब रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन है अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब उल्टा भी कर सकते थे, इसको ए डायग्राम बोल देते हैं. आप उल्टा भी कर सकते थे. आप ब्लॉक को राइट की जगह पे लेफ्ट में डिस्प्लेस कर देते, चलता है. आप यहाँ डिस्प्लेस कर देते. इस केस में जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगा. यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो टू द लेफ्ट है, लेकिन फोर्स टू द राइट है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके जाने का ही काम करता है. तो डिस्प्लेसमेंट इज टू द लेफ्ट, हेंस द फोर्स इज टू द राइट. इन एनी केस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स विच पोजीशन? मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन. बराबर? पक्का? अब इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा. सो वी नो दैट द फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. अब लोग ये कहाँ से आ गया? मैं जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करूंगा उतना ज़्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा. ये हमने 11th में ही सीखा था. रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. होता है? करेक्ट. तो देन दिस इज इक्वल्स टू kx. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लिखोगे. ये कांस्टेंट जो है वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसके नाम है 2. दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज
नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि स्प्रिंग यूज किया मैंने इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इट इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस साइन लगता है, बाय नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो रिस्टोरिंग फोर्स में फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट को हमेशा अपोजिट ही होता है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स। अब ये इक्वेशन याद रखना, ये याद रखना, ये तुमको लीनियर एसएचएम डिफाइन करने में काम में आने वाला है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स that restoring force and displacement are क्या? are same in direction, are oppositely directed, but you also know, क्या पता है तुमको, force is mass into acceleration, therefore from 1 and 2, from equation number 1 and 2 you will have ma, because force is ma equal to minus kx, तो ये आ गया ma equals to minus kx, so therefore you have a equals to minus k by mx, सिर्फ m डिवाइड कर दिया। और बाय द वे बिफोर आई गो अहेड, ये जो फोर्स कांस्टेंट है इसका थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आए हैं। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, भूलना नहीं, ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिखूँ तो k क्या बन जाएगा? f अपॉन x, तो मॉड ऑफ f अपॉन मॉड ऑफ x। तो मुझे बताओ व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ k? हाँ, इज न्यूटन पर मीटर। एंड व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ k? फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l1 t माइनस 2, और डिस्टेंस क्या होता है? l1, तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? m1 t माइनस 2। तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट इज m1 t माइनस 2। नाउ कमिंग बैक हियर अगेन, हमको एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल गया माइनस k by mx। ये जो k by m होता है, but k by m is omega square, therefore a equals to minus omega square x। हर जगह पे बुक में लिख के दे दिया k by m is omega square, कहाँ से आया, क्यों लिखा? डायमेंशंस। पहली बात तो पता होना चाहिए ओमेगा है क्या, व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है, एक ही बात है ऐसे जैसे एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी और स्पीड कब से सेम हो गया? नहीं, सेम नहीं है। फ्रीक्वेंसी और स्पीड लीनियर मोशन में सेम नहीं है, क्योंकि लीनियर मोशन में स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब l1 t माइनस 1, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम, मतलब t माइनस 1। तो लीनियर मोशन में स्पीड इज l1 t माइनस 1 और फ्रीक्वेंसी इज t माइनस 1, तो सेम लीनियर मोशन में नहीं है। लेकिन एंगुलर मोशन में व्हाट इज एंगुलर स्पीड? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तुम लोगों को पहले तो थोड़ा सा बेसिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। मैंने ये सब तुमको चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल मोशन के पहले ही लेक्चर में बताया था, पहला लेक्चर, मतलब 12th का पहला लेक्चर। भूल गए? तो मुझे बताओ, सॉरी फॉर आस्किंग सच बेसिक क्वेश्चंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर स्पीड? How much distance does a particle cover in 1 second? That is linear speed. So when you say speed is 5 meter per second, you are telling me कि particle हर एक सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। What is the meaning of angular speed? हर एक सेकंड में पार्टिकल कितना एंगल कवर कर रहा है, ट्रेस कर रहा है, दैट्स एंगुलर स्पीड। मतलब एंगल अपॉन टाइम इज एंगुलर स्पीड। एंगल अपॉन टाइम, एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो एंगुलर स्पीड का डायमेंशन क्या हो गया? t raised to minus 1। What is angular frequency? Again 1 upon time। तो एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन सेम है, तो ये ओमेगा को तो एंगुलर स्पीड बोल दो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स द सेम, डायमेंशनली इट्स द सेम। याद रखना, आप नहीं याद रखोगे तो गए 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 गए।
के डायमेंशन तुमने फाइंड किए क्या था के का डायमेंशन m1t-2। तो मुझे बताओ k बाय m के डायमेंशन क्या आएंगे m1t-2 अपॉन m1 क्या हो गया कैंसल। तो क्या आ गए t-2 ओमेगा। तुमसे मैंने अभी पूछा, तुमने बोला, मैंने नहीं बोला, तुमने बोला ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड और इसके डायमेंशन क्या होते हैं t-1। तो फिर ओमेगा स्क्वायर के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे t-2। तो डू यू सी ओमेगा स्क्वायर और k बाय m के डायमेंशंस क्या है सेम है। इसके लिए k बाय m इज ओमेगा स्क्वायर डायमेंशनली। पक्का श्योर 100%। अभी याद रखना और ये बहुत काम में आएगा। अब ये आने वाले 2 चैप्टर के लिए तुमको काम में आने वाला है कम से कम। सो ऐसा ही नहीं लिख दिया हमने ओमेगा स्क्वायर इज के बाय m डायमेंशनली आता है। गुड। अब ये मिल गया आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन नंबर 4 और यहाँ पे तो फोर्स का इक्वेशन नंबर 1। डू यू नोटिस समथिंग? इस मोशन में लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स एंड एक्सेलरेशन बोथ आर डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट माइनस साइन एंड बोथ दोनों का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो तो वैसे भी होने वाला था क्योंकि फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल है, फोर्स खुद ए को प्रोपोर्शनल है F इक्वल टू एन ए। तो व्हेन यू से F प्रोपोर्शनल टू x मतलब A प्रोपोर्शनल टू x। तो अभी डिफाइन कैसे करोगे? द लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन is directed opposite to that of displacement, opposite to because of negative sign, and is proportional to magnitude of displacement is called as linear simple harmonic motion। मतलब जिस किसी मोशन में एक्सेलरेशन या फोर्स इसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट हो और उसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, दैट टाइप ऑफ मोशन विल बी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जब क्वेश्चंस आते हैं कैसे आते हैं बताता हूँ मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगा, मैं सॉल्व नहीं करके दूंगा, वो जब जेईई करेंगे तब। एक इक्वेशन दे दिया y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी और एक इक्वेशन दे दिया आपको y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस b cos 2 ओमेगा टी और इक्वेशन दे दिया तुमको y इक्वल्स टू a sin स्क्वायर ओमेगा टी और इक्वेशन दे दिया तुमको y इक्वल्स टू लेट अस से e रेज टू x स्क्वायर, या फिर t के टर्म में लिखना है तो t स्क्वायर e रेज टू t। और पूछ लिया बताओ चारों में से कौन सा SHM है? मैंने y लिखा है, तुम x भी लिख सकते हो। y लिखना मतलब मोशन इज अलोंग y एक्सिस, the vibrations are along y axis, x लिखना मतलब it is along x axis, z लिखना मतलब it is along z axis, is the same thing। मैं जानबूझ के y लिख रहा हूँ क्योंकि स्टेट बोर्ड में x यूज करते हैं, जेईई नीट के क्वेश्चन में y यूज करते हैं, फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। x मतलब क्या, y मतलब क्या, कुछ नहीं है। x मतलब पार्टिकल वाइब्रेटिंग अलोंग x एक्सिस, y मतलब पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अलोंग y एक्सिस। तो अगर आपको पूछ लिया कि चारों में से कौन सा इक्वेशन लीनियर SHM है तो कुछ नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट का पहला डेरिवेटिव लेना है, वेलोसिटी मिल जाएगा, उसका और डेरिवेटिव लेना है, a मिल जाएगा। और अगर a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y आ गया क्योंकि यहाँ पे x है वहाँ पे y है, तो अगर आपको a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y मिल जाता है मतलब तुमको एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू y मिल जाता है विद माइनस साइन, दैट विल रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं तुमको आंसर अभी बता देता हूँ, ऑप्शन 1। क्यों मैंने ट्रिक बना के रखी है, मेरे आई डोंट डू दिस डेरिवेटिव्स काइंड ऑफ, इतना टाइम पास कौन करेगा 4 इक्वेशन के दो बार डेरिवेटिव लेना। ट्रिक पता है क्या है? सबसे पहला ट्रिक है हार्मोनिक होना चाहिए। किधर हार्मोनिक है, दिख रहा है क्या हार्मोनिक? ये चौथा ऑप्शन, दिस इज नॉट हार्मोनिक, डज नॉट कंटेन साइन एंड कॉस। तो तुमको मैंने इसलिए पहले बताया हार्मोनिक मतलब क्या, ये तो आने ही नहीं वाला, करके देख लेना नहीं आएगा। दूसरा सिंपल मतलब पावर वन है तो नहीं आने वाला। ये दोनों ऑप्शन में जो मोशन है वो दो मोशन का कॉम्बिनेशन है,
दो दो मोशन का कॉम्बिनेशन है। ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है क्योंकि साइन है, सिंपल है क्योंकि पावर वन है। ये भी हार्मोनिक है सिंपल है पावर वन है। तो दो हार्मोनिक मोशन का एडिशन भी हार्मोनिक होता है, तो ये हार्मोनिक है, यस। दूसरा केस सिंपल है, यस, हार्मोनिक है, यस, इन दोनों का एडिशन हार्मोनिक है, नो। क्यों नो? इसका फ्रीक्वेंसी अलग है, इसका फ्रीक्वेंसी अलग है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, हार्मोनिक होना चाहिए, पावर वन होना चाहिए, तुम्हारा काम खत्म हो गया। ऑप्शन देखे, टिक किया, बढ़ गया आगे। नहीं तो डेरिवेटिव लेते बैठो, फिर करो टाइम वेस्ट, तो विल नॉट डू दैट। तो अब डिफाइन कर देता हूं मैं, डिफाइन करना इज टू सिंपल। तो लीनियर मोशन, क्योंकि लीनियर एसएचएम डिफाइन कर रहे हो, आगे जाके एंगुलर एसएचएम भी डिफाइन करोगे। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विल बी एंगुलर एसएचएम। The linear motion of an object in which क्या होता है, in which force मतलब restoring force और acceleration is directed opposite to the displacement and is proportional to the magnitude of displacement, proportional to the magnitude of displacement, is known as linear simple harmonic motion, linear SHM। और अगर आपको लिनियर एसएचएम अच्छे से समझा तो आपको एंगुलर एसएचएम पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ लीनियर कोऑर्डिनेट्स को तुम एंगुलर में कन्वर्ट करोगे, सेम इक्वेशन। क्लियर? गुड। मैं एग्जांपल दोनों का एक दे देता हूँ जस्ट फॉर अ कंपैरिजन। तो लीनियर मोशन तुमने कहाँ कहाँ पे देखा है? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन यू हैव सीन मेनी प्लेसेस, मेनी प्लेसेस। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ पेंडुलम। हाँ, जब मैं मोशन ऑफ पेंडुलम बोलता हूँ तो अभी यहाँ रहता है कंफ्यूजन, बोलते हो पेंडुलम कहाँ से लीनियर हो गया, तो एंगुलर है। मोशन ऑफ पेंडुलम विथ स्मॉल एंगल, दैट इज प्रैक्टिकली लीनियर। लेकिन अगर मैं एंगल बढ़ा दूं, दिस इज नो मोर लीनियर, दिस इज एंगुलर। तो कितने एंगल तक लीनियर, मतलब कितने एंगल पे एसएचएम एप्लीकेबल है वो देखेंगे, विल सी लेटर। और कितने एंगल के ऊपर सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ भी गड़बड़ होती है। तुमको बोल देते हैं कि एक पेंडुलम था, उसको हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले गए और छोड़ दिया, कुछ तो कैलकुलेट करने के लिए बोला होगा, और आप अप्लाई कर देते हो एसएचएम। वो एसएचएम नहीं है, वो सर्कुलर मोशन का पार्ट है, तो वो हम देखेंगे बाद में। डिड यू सी, ऑफ कोर्स डिड यू सी क्वेश्चन ही कर देते हैं, देखा ही होगा। सिलाई मशीन देखिए, उसका नीडल देखा है, व्हाट डज अ नीडल डू? Oscillation about a main position, right? That is linear SHM. Angular SHM, take a disc, थोड़ा हेवी मेटालिक डिस्क लो, उसको एक रस्सी, मेटालिक वायर, रस्सी मतलब धागा नहीं बोलो, मेटालिक वायर, उससे बांध दो और इस डिस्क को ट्विस्ट कर दो और छोड़ दो। It will not perform linear SHM, but it will perform angular SHM. तो एंगुलर एसएचएम के और लीनियर एसएचएम के इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम बनते हैं। तो नाउ लेट अस गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी मजा आएगा क्योंकि अभी मैथ्स है ना, मैथ्स का फिजिक्स में क्या काम, ये जितने लोग पूछते हैं उनको समझेगा क्या क्या काम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और मैं ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन पूछता ही नहीं हूँ। आई स्टार्ट विद वेरी बेसिक, वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो मुझे पहले बताओ व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? इक्वेशन है। व्हाट इज इक्वेशन? A mathematical expression which contains equal to and two sides is equation. Equal to, equation, क्योंकि मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज भी होती है जहां पे तुम लेस देन या ग्रेटर देन लिखते हो, दोज आर मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज। इक्वल टू लिखा तो इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू लिखा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स भी आ जाए, दैट इज
differential equation, right? So you should know equation which contains derivative is called as a differential equation. अब हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। मतलब ये कि तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक इक्वेशन से जिसमें डेरिवेटिव है रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इवन अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन टेल यू विच टाइप ऑफ मोशन इज दैट। तो विल स्टार्ट बाय व्हाट वी नो। तो व्हाट यू नो, तुमको किसका डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए? एसएचएम। तुमने अभी एसएचएम डिफाइन किया, इसलिए मैं थोड़ा सा थ्योरी पे भी फोकस करता हूँ, क्योंकि बिना इसके तो समझेगा ही नहीं। तुमने क्या बोला? द लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच एक्सेलरेशन, फोर्स तो है ही, एक्सिस इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब यू नो, व्हाट डू यू नो? तुमको पता है कि एसएचएम में ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ये पता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। फिर तुमको ये तो पता है ही a इक्वल्स टू dv बाई dt, यही होता है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अब थोड़ा आगे जाने से पहले एसएचएम आई टेल यू, मैं बहुत चैप्टर के लिए बोलता हूँ कि सबसे इजी, लेकिन रियलिटी में पूरे फिजिक्स का 11th और 12th मिला के सबसे इजी कुछ है तो ये है, सिर्फ कंडीशन यू हैव टू इमेजिन। तो जब मैं तुमको एसएचएम बता रहा था, तुमने सिर्फ सोचा हाँ 2 and 4, लेकिन 2 and 4 में तुमने जो नहीं सोचा, जो तुम्हें सोचना चाहिए था, व्हेन पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है ना, उसका स्पीड कम होते जाता है और वो एक्सट्रीम पे आके रुक जाता है। क्यों रुकता? रुकना ही पड़ेगा, उसको वापस जाना है। तुमको भी अगर यू टर्न लेके वापस आना है, तुम रुकते हो ना, कैसे गए और आ गए। ये ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, इट वेंट, speed was decreasing, becomes zero at the topmost point and then comes back. So any particle, if we wants to change the direction of velocity by 180, has to stop. मतलब एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो है, फिर बढ़ते जा रहा है और मीन पे मैक्सिमम है, फिर वापस से कम होते जाएगा और जीरो है, फिर बढ़ेगा और मैक्सिमम है। आई कैन शो यू हैव टू इमेजिन। थोड़ा सा एंगल बढ़ाऊंगा, बट इमेजिन दिस एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लुक, यू सी, जब ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम हो रहा है और फिर स्पीड मोमेंटरली रुक गया, फिर आया तो स्पीड बढ़ते गया बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इन दिस केस ग्रेविटी की वजह से इसका एक्सीलरेशन हो रहा है, मैक्सिमम होगा, फिर वहां जाएगा तो कम होगा, है ना। वो भी छोड़ो, झूले पे बैठे हो, नहीं बैठे तो तुम्हारा बचपन वेस्ट है। यू शुड डू एवरीथिंग दैट यू कैन इन ईच फेज ऑफ योर लाइफ। तो झूले पे जब बैठोगे, दिस इज व्हाट हैपेंस टू यू। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे देयर इज अ मोमेंटरीली स्टॉप, फिर स्पीड बढ़ता है, फिर नीचे आते हो तो बहुत फास्ट होता है, फिर कम होता है, करेक्ट। तो यहाँ भी वही हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब ऐसे मोशन में एक्सीलरेशन होना चाहिए था। अब a is dv by dt, but you know what is v? dx by dt. So therefore a becomes second derivative of displacement, क्योंकि dv by dt में v लिख दिया dx by dt, तो a बन गया d2x by dt square, बराबर। So acceleration is nothing but second derivative of displacement. Therefore, if you substitute this equation number 3 in equation number 1, you get d2x by dt square equals to minus omega square x. ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला फॉर्म। दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, फर्स्ट फॉर्म। देन यू हैव, चलो नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। Then you can write the same equation as d2x by dt square plus, इसको इधर ले आए तो क्या हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये है सेकेंड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या था, k by mx इक्वल टू 0, ये है थर्ड फॉर्म। मैं अगर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो m d2x by dt स्क्वायर प्लस kx इक्वल्स टू 0,
ये है फोर्थ फॉर्म, सबसे ज्यादा यूज होता है ये वाला, m d2x by dt square plus kx equals to 0। ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एनी इक्वेशन ऑफ दिस टाइप विल रिप्रेजेंट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल। अब अगर एंगुलर में जाना है, कुछ नहीं करना है, x को थीटा लिखना है, डन। और कांस्टेंट k की जगह पे नया कांस्टेंट आएगा c, उसको ट्विस्ट कांस्टेंट बोलेंगे, वो बाद में देखेंगे हम लोग। दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो लीनियर पता है तो एंगुलर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब one more thing that you must know, mathematics of course, what do you mean by solution of a equation? For example, x plus y equals to 2, what is the meaning of solution of this equation? So values of x and y for which left hand side equals to right hand side, सही है, बराबर है। So what is solution of this equation? नहीं पता, क्योंकि दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, है ना, बराबर। नाम में ये साइमल्टेनियस, दो तो चाहिए ना एक साथ, भाई एक ही है तो क्या एक साथ, कम से कम दो चाहिए साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो याद रखना, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हो यू नीड टू इक्वेशंस, बट डिफरेंशियल इक्वेशन का वैसा नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे पास अगर दो वेरिएबल में है और एक ही इक्वेशन है तो भी सॉल्व होता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है क्या, यस। दो वेरिएबल है क्या, यस, एक्स एंड टी, क्योंकि विथ टाइम, टाइम तो चेंज हो ही रहा है, विथ टाइम पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ सच फॉर्म, वन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व्ड। इट इज नॉट लाइक साइमल्टेनियस इक्वेशन जहाँ पे दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं है, हो जाता है सॉल्व। विल सी दैट ऑल्सो। तो ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो अगला टॉपिक होगा एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी and displacement of particle performing SHM, मैं फिलहाल SHM लिख रहा हूँ, मतलब लीनियर SHM की बात हो रही है, याद रखना। तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद एक्सेलरेशन। वैसे हमको पता ही है a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लेकिन क्या है अभी एग्जाम में पूछ लिया तो ऐसा नहीं लिख सकते ना। वी नो दैट a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो दे एक्सपेक्ट कि तुम जो भी a v जो भी फाइंड कर रहे हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन से फाइंड करो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ बेसिक टूल हियर टू सॉल्व, टू फाइंड पैरामीटर्स। तो फिर वी नो दैट, हमको क्या पता है, हमको पता है m d2x बाय dt स्क्वायर प्लस k x इक्वल्स टू 0। फिर मैं इसको लिख दूंगा, m से डिवाइड कर दूंगा, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस k बाय m x इक्वल्स टू 0। फिर मैं इसको a लिख दूंगा, इसको ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगा, फिर मैं बोल दूंगा a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएच। मतलब जो पहले किया उसका उल्टा प्रोसेस है। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन डिराइव करने के लिए तुमको एग्जाम में कोई पूछने ही नहीं वाला है। ये सिर्फ क्यों है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि डिफरेंशियल इक्वेशन से तुमको a निकालना है। अब a से b निकालना है। अब थोड़ा सा और मैथमेटिक्स और थोड़ा सा और बेसिक ये है, अगर तुमको x पता है, मतलब डिस्टेंस पता है, और v चाहिए, तो यू डिफरेंशिएट, टेक डेरिवेटिव। If you know v, you want a, you differentiate, take derivative. x पता है, v चाहिए, तो डेरिवेटिव ऑफ x। v पता है, a चाहिए, तो डेरिवेटिव ऑफ v। v पता है, x चाहिए, तो v dt इक्वल्स टू dx एंड देन
you integrate. तो if you know velocity का expression in terms of time as a function of time और तुमको displacement पूछा होगा तो integrate करना पड़ता है, और अगर तुमको a दिया है और तुमको v चाहिए तो भी इंटीग्रेट करना पड़ता है। पक्का पक्का। तो देखो ऐसा है, इट इज वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। देयर आर थ्री पैरामीटर्स x, v and a. If you know x, you want v, differentiate. If you know v, you want a, differentiate. If you know a, you want v, integrate. If you want x and you know v, again integrate. तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे a पता है और अभी मुझे a से v फाइंड करना है। तो सेकंड टास्क इज टू फाइंड आउट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो देख लो। a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं लेकिन a क्या है, dv बाई dt। a क्या है, dv बाई dt। Now therefore you have dv by dt equals to minus omega square x, करेक्ट। अब जो इंजीनियरिंग में जाएंगे, तुमको फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग दोनों सेमेस्टर और सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब पहले 3 सेमेस्टर तक मैथ्स आएगा, वहाँ पे तुम आगे का डिफरेंशियल इक्वेशन सीखोगे। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मैं अभी बता देता हूँ। मैंने अभी बोला एक डिफरेंशियल इक्वेशन 2 वेरिएबल कैन बी सॉल्व, बट एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल कैन नॉट बी सॉल्व। x, v एंड t तीनों वेरिएबल है, इसलिए मैंने बोला कि इसके आगे आप तुम मोशन को इमेजिन करना स्टार्ट करो। पार्टिकल लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो x तो चेंज हो ही रहा है, टाइम तो चेंज होने ही वाला है, टाइम को तुम रोक नहीं सकते, टाइम विल मूव फॉरवर्ड ऑलवेज। तो टाइम इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल, एंड आई टोल्ड यू मेन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, एक्सट्रीम पे 0 होता है, मतलब v इज ऑल्सो वेरिएबल। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, नहीं सॉल्व होगा, राइट। और महीने महीने वेस्ट कर देते हैं सिंपल बात समझने में। मैथ समझ में नहीं आता, तुम इमेजिन नहीं कर रहे, कैसे समझ में आएगा, तो अभी इमेजिन कर लो। 3 वेरिएबल एक इक्वेशन सॉल्वेबल है नहीं, तो सॉल्यूशन क्या है, इसमें से एक को एलिमिनेट करो। तो व्हेन you have 3 variables and 1 equation, eliminate one, then you apply chain rule of derivatives. चेन रूल में तुम सिर्फ यहाँ पे एक टर्म एडजस्ट कर लेते हो, यू एडजस्ट dx एंड dx। चेन रूल ही बोलते हो ना इसको, दिस इज चेन रूल, राइट। गुड, देन यू नो व्हाट इज dx बाय dt ना, b, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अभी एक गलती होती है जो करना नहीं, आई डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एटलीस्ट फ्रॉम योर बैच। क्या करते हैं, dx बाई dt क्या है, v है, यहाँ पे भी क्या है, v है, ऐसा लिख देते हैं। दैट इज इनकरेक्ट, मैंने पहले ही बोल दिया, डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एटलीस्ट योर बैच, मत करना, इसलिए मैं इसको आगे लिख दूंगा। सो देयरफॉर यू हैव v dv by dx इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है क्या, है ना। इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्यों, लुक 2 ही वेरिएबल है, कौन से 2 वेरिएबल, तो मैं विदाउट सब्स्टिट्यूशन, बिना कुछ सब्स्टिट्यूशन किए मैं इन वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकता हूँ क्या, एक वेरिएबल को एक साइड पे दूसरे को दूसरे पे रख सकता हूँ क्या, रख सकता हूँ, सिर्फ dx उठा के वहां लिखना है मेरे को, लिख सकता हूँ। इसको बोलते हैं दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और जब इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो तो पहले वेरिएबल को सेपरेट करो, मतलब कुछ नहीं करना, सिर्फ dx को वहां लिख देना। और एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गए तो नेक्स्ट स्टेप इज टू इंटीग्रेट। तो पहला स्टेप इज टू चेक वन डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स, नहीं है तो चेन रूल यूज करो, एडजस्ट कर लो, हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक इफ द इक्वेशन इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यस तो वेरिएबल सेपरेट करो, नो तो सब्स्टिट्यूट करके उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बनाओ। वो तुमको आएगा नहीं, वो तुमको इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में, अभी नहीं हो, बराबर। तो तुमको डायरेक्टली ऐसा इक्वेशन आएगा जो वेरिएबल सेपरेबल है,
तो वेरिएबल सेपरेट कर लिए, देन इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट दोनों साइड पे ही होता है, एक साइड पे होता नहीं है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। देन इंटीग्रेशन v dv माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है x dx। यू नो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dv? v स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज इंटीग्रेशन x dx? x स्क्वायर बाय 2 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये इंटीग्रल इनडेफिनाइट था, मतलब हमको लिमिट्स नहीं पता, बराबर। वैसे आई आल्सो वांट टू नो थोड़ा मैथ्स फ्रॉम योर साइड। व्हाट इज डेफिनाइट इंटीग्रल, व्हाट इज इनडेफिनाइट इंटीग्रल? लिमिट्स, जिसमें लिमिट्स मेंशन्ड हो दैट इज डेफिनाइट, जिसमें नहीं हो वो इनडेफिनाइट। और डेफिनाइट इंटीग्रल में तुम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हो क्या? नहीं। इंडेफिनाइट में लिखते हो क्या? यस। क्यों लिखते हो? क्यों लिखते हो? डेफिनाइट में कांस्टेंट जीरो होता है, वो समझ में आ गया मेरे को, इसलिए नहीं लिखते। ठीक। इनडेफिनाइट में क्यों लिखते हो? दैट इज माय क्वेश्चन। मतलब यू डोंट नो द थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम जाएगा जाएगा, जाने दो। जेडबल की तैयारी कर रहे हो तुम, पता होना चाहिए। यहाँ ध्यान दो, दिस आर बेसिक थिंग्स जो तुम्हारा मैथ्स के क्लास में होना चाहिए। y and x, y is a function of x, मतलब y is dependent variable, x is independent variable। अब ये ग्राफ डिपेंड करता है y is equal to क्या है? y equals to, अगर mx है तो इट विल बी a straight line passing through origin। अगर ये y equals to 4ax स्क्वायर है तो पैराबोला, हाइपरबोला, जो भी बनेगा बनेगा, पैराबोला बनेगा। वैसे तो मैं एक रैंडम शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, सम रैंडम शेप, सम फंक्शन ऑफ x। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। डिफरेंशिएशन में तुम फंक्शन की वैल्यू एक सिंगल पॉइंट पे फाइंड करते हो, इसलिए तो बोलते हैं डिफरेंशिएट, छाटना, सेपरेशन, राइट। वो लिमिट से आता है। लिमिट्स में क्या लिखते हो? डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब तुम इंटरवल छोटा करते जा रहे हो। क्यों कर रहे हो छोटा? क्योंकि तुमको एक पॉइंट पे वैल्यू चाहिए फंक्शन का, सिंगल पॉइंट पे। तो मेरे को इंटरवल छोटा करना पड़ेगा ना। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर भाई मेरे को तो एक पॉइंट पे चाहिए, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, यहाँ से आगे बढ़ूंगा। इसको बोलते हो लिमिट फ्रॉम फ्रॉम एक्स प्लस टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, लिमिट एक्स माइनस टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स। ऐसा करते 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 तुम डेल्टा एक्स इतना जीरो करते हो, इतना छोटा करते हो कि वो ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन जीरो नहीं है, टेंड्स टू जीरो है। मतलब यू आर बेसिकली coming from this point and this point and you're reaching some point, single point. So derivatives में you find the value of function at a single point, and that happens to be the slope of that point, which is dy by dx. इंटीग्रेशन में तुम उल्टा करते हो। इंटीग्रेशन में तुमको एक गिवन इंटरवल में फंक्शन की टोटल वैल्यू चाहिए होती है। गिवन इंटरवल मतलब यहां से यहां तक, तो यहां से लोअर लिमिट, यहां तक अपर लिमिट। तो तुमको एग्जैक्टली पता था कि तुम कहां से कहां इंटीग्रेट करने वाले हो, इसलिए तुम कांस्टेंट डालते ही नहीं हो। लेकिन जब मुझे लिमिट्स ही नहीं पता, तो जो भी फंक्शन का इंटीग्रेशन का वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूं, वो या तो ज्यादा आएगा या फिर कम आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? प्लस सी। अब प्लस सी मतलब हमेशा प्लस नहीं होता, सी की वैल्यू माइनस भी हो सकती है। तो यू नीड टू रिमेंबर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हमको जब लिमिट्स नहीं पता तो वी डोंट नो कि कौन से पॉइंट से हम लोग कौन से पॉइंट तक वैल्यू निकाल रहे हैं। इसलिए हम लोग प्लस से लिख देते हैं कि चलो ये सी को बाद में देख लेंगे। और कैसे देखेंगे? अभी देखेंगे। ये सी की वैल्यू फाइंड करना, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन से निकालते हैं। बताओ बाउंड्री कंडीशन क्या? सो वेयर सी, इसको वैसे इक्वेशन नंबर समथिंग समथिंग बोलना ही पड़ेगा मेरे को, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। सो वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन which can be obtained by boundary conditions।
बाय बाउंड्री कंडीशंस। अब ये बाउंड्री कंडीशंस क्या है? अगेन लुक, हर बार तुम एसएचएम को जब सोचोगे ना, हर बार नया कुछ समझने को मिलेगा। मान लेते हैं ये पाथ है जो पार्टिकल ट्रेस करने वाला है, ये उसका मेन पोजीशन है, ये उसका मैक्सिमम पोजीशन है टू द राइट साइड, टू द पॉजिटिव साइड, ये उसका मैक्सिमम है टू द लेफ्ट साइड, नेगेटिव साइड। यू नो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो दिस इज प्लस ए, दिस इज माइनस ए। ठीक, बाउंड्री मतलब एंड्स। अब बाउंड्री कंडीशन मतलब एंड्स पे क्या हो रहा है, मैंने अभी बताया। अगर मैं खुद पार्टिकल हूं तो बाउंड्री पे मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस आना है तो पहले रुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। इसका मतलब एट x इक्वल्स टू प्लस या फिर माइनस ए द वेलोसिटी शुड बी जीरो। इसको बोलते हो बाउंड्री कंडीशंस। बराबर, गुड। अभी ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 v की वैल्यू क्या है? 0 है। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है वो, तो x प्लस हो या माइनस हो उसका स्क्वायर तो प्लस आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस सी। तो c क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को वापस बाद में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you have v square by 2 equals to minus omega square x square by 2 plus c which is omega square a square by 2। बराबर, मिल गया तुमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तुमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक नया इक्वेशन बन गया। अब एक काम करना, अब जो कॉमन निकलता निकाल लो। क्या कॉमन निकलेगा? ओमेगा स्क्वायर बाय 2। तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकाल लिया। ए स्क्वायर पॉजिटिव था पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर नेगेटिव था बाद में लिख दिया। अब 2 2 हो गया कैंसल, तो ये 2 और ये 2 हो गया कैंसल। सो देयरफॉर यू हैव v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो देयरफॉर यू हैव v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बराबर। अब ये प्लस माइनस क्यों लिखा? व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 2? 4। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ माइनस 2? 4। तो व्हाट इज रूट ऑफ 4? प्लस 2 माइनस 2। बराबर। तो कभी भी स्क्वायर रूट लेते तो 2 वैल्यू मिलती है, यहाँ भी 2 वैल्यू मिलती है, लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यू का कुछ मतलब है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, नेगेटिव मतलब नाउ इट इज गोइंग टू द नेगेटिव साइड। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव का फिजिकल इंटरप्रिटेशन है दैट व्हेन यू हैव पॉजिटिव वैल्यू द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द मेन पोजीशन, and when it is negative it is turned to the negative side of the main position। क्लियर है तक? वेलोसिटी मिल गया। अब क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। वैसे अभी तक किसी ने पूछा नहीं, पूछना चाहिए था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जब मैंने तुमको बोला डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सच अ पीरियोडिक मोशन आर हार्मोनिक फंक्शंस, मतलब a v और x में साइन या कॉस आना चाहिए। a में आया नहीं, v में आया नहीं, तो हार्मोनिक कहां से हो गया? बट डू यू नोटिस v डिपेंड्स ऑन x, a डिपेंड्स ऑन a also डिपेंड्स ऑन x। मतलब अब डिस्प्लेसमेंट में साइन या कॉस आएगा ही, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट में साइन आ गया तो वेलोसिटी में कॉस आएगा। क्यों कॉस आएगा? यू नो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। बराबर, करेक्ट। और अगर डिस्प्लेसमेंट में साइन आया तो a में भी साइन आएगा, मतलब a और x में साइन है तो v में कॉस है, और a और x में कॉस है तो v में साइन है। तो वो होगा, डोंट वरी, होगा। मैथ्स है ना, मैथ्स बचाएगा हमको। रुको, नहीं तो हमने जो बोला सब गलत हो गया। हार्मोनिक बोल तो दिया, अभी तक हार्मोनिक दिख ही नहीं रहा। दिखेगा, डोंट वरी, दिखेगा। थोड़ा और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। नाउ नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। फिर वही स्टोरी है सारा का सारा, डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब जब मैं x का इक्वेशन फाइंड करूंगा तो मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लूंगा, मतलब सिर्फ पॉजिटिव लूंगा, v इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ऐसा कर सकते हैं, तुमको तो मैंने पहले बता दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ डायरेक्शन है, तो तुम फिलहाल मत लो। व्हाट इज v? व्हाट इज v? dx by dt. So therefore you have v equals to, so dx by dt equals to omega under root of a square minus x square. तो you have to check ये डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वेरिएबल है कि तीन है? दो है, तीन नहीं है। ओमेगा कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स और टी है। तो यहाँ पे तुमको किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना नहीं है, और फिर देखना है कि ये जो वेरिएबल्स है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है क्या है, कैसे है? सिर्फ dt को उधर लिख दो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स को यहाँ पे लिख दो, तो देयरफॉर यू हैव dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा dt। ये वेरिएबल सेपरेट हो गया क्या? यस। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इंटीग्रेट। तुमको अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड समझ में आ गया ना, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, नो टेंशन, मैथ्स तुम्हारा ऐसे ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि है वही सब। हाँ, सिर्फ ये बहुत सिंपल वाला फॉर्म है, बहुत सिंपल है। तुमने देखा होगा, अगर दिस इज बेसिकली डिग्री 1, क्योंकि पावर 1 ही है, बराबर। डिग्री और पावर वो भी तुम सीखोगे, अभी मैं नहीं जाऊंगा उसमें, देन अदरवाइज आई विल पूरा का पूरा डेरिवेटिव्स सब चालू हो जाएगा। याद ध्यान दो, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओमेगा dt, राइट? देन इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा आउटसाइड बिकॉज कांस्टेंट था। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ये, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, दिस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। ऐसे केस में वेरिएबल x है, a कांस्टेंट है, ऐसे केस में साइन इनवर्स ऑफ वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट होता है। और शायद मैंने गलती से एम्पलीट्यूड को स्मॉल a लिख दिया है नोट्स में, तो वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल a इज रिजर्व फॉर एक्सेलरेशन, राइट? पक्का? वो मैं आपके टेक्स्ट बुक के नोटेशंस को फॉलो करने के चक्कर में मैंने स्मॉल a डाल दिया, राइट डाउन कैपिटल A। क्यों सिर्फ स्मॉल a? हमने ऑलरेडी यूज कर लिया ना एक्सटेंशन के लिए, तो आई यूज कैपिटल A फॉर एम्पलीट्यूड नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, गुड। तो कहाँ से बताता हूँ आपको मैं, बाउंड्री कंडीशंस। यस, बाउंड्री कंडीशन से तुम्हारा कैपिटल A आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस कैपिटल A। फिर जहाँ पे स्मॉल a लिखा है तो वहाँ पे सब कैपिटल लिख दो, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। गुड, बढ़े आगे। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt is t प्लस सम अदर कांस्टेंट। c यूज कर लिया तो अभी नाम चेंज करके अल्फा बोल दिया। हाँ, तुम अल्फा बोलो, बीटा बोलो, डेल्टा बोलो, फाई बोलो, तुम्हारी मर्जी। अल्फा, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देयरफॉर यू हैव, ये इनवर्स है तो साइन को उधर भेज देंगे, तो x by a equals to sin of omega t plus alpha, therefore x equals to a sin omega t plus alpha। आ गया साइन, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज हार्मोनिक फंक्शन, क्योंकि x इज हार्मोनिक तो v also becomes harmonic because v depends on x, and acceleration also becomes harmonic because it depends on x। तो ये सारे तीनों के तीनों क्या है? हार्मोनिक है। हो गया? अब ये जो तुमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव किया, तो इसके आगे, इसके बाद से जब भी मैंने बोला लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो यू शुड इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा आएगा, या फिर a cos ओमेगा t प्लस अल्फा आएगा। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। विथ अल्फा के साथ तुम साइन लिखो या कॉस लिखो चलता है, लेकिन अल्फा के साथ, बिना अल्फा के नहीं। अभी क्यों नहीं बताता हूँ मैं। तो इसके आगे से जब भी मैंने हार्मोनिक मोशन बोला, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, बराबर। अब इसमें दो केसेस बन सकते थे, दो स्पेशल केसेस बन सकते थे। डिस्प्लेसमेंट में दो स्पेशल केसेस है। मैं बोला ना, हर बार जब तुम एक टॉपिक आगे जाओगे ना कुछ नया सीखोगे, समथिंग न्यू। देखो ऐसा है, पार्टिकल
पार्टिकल मीन पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकता है, पार्टिकल एक्सट्रीम से भी स्टार्ट कर सकता है। दोनों का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। व्हेन यू टॉक अबाउट सेविंग मशीन, उसके नीडल तब तक मूव नहीं होगी जब तक तुमने इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास किया, तब तक वो मेन पोजीशन पे था। अब तुमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इट गोज अप एंड देन मेन से नीचे, देन अप देन डाउन। मतलब सेविंग मशीन का जो नीडल है वो उसके रेस्ट पोजीशन में मेन पे होता है, राइट। लुक एट द पेंडुलम, इसको अगर मैं मीन पे रख के छोड़ देता हूँ कभी मूव ही नहीं होगा वो, क्योंकि मूव होने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगता है, एक्सटर्नल सोर्स लगता है। अब इसको यहाँ लाया मतलब कहाँ लाया, एक्सट्रीम पे। मतलब पेंडुलम का मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है और नीडल का मोशन मीन से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या दोनों केसेस में x इक्वल्स टू a साइन ही आएगा क्या, वो चेक करना पड़ेगा। और वो चेक सिर्फ इसलिए कर रहे हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए। तो स्पेशल केस नंबर 1, if the particle starts its motion from mean position, if the particle starts मतलब t equal to 0, its motion from mean position, mean मतलब x equal to 0। तो when you say starts मतलब you are saying कि at t equal to 0 particle was at x equal to 0। mean position is the origin, वहीं से मेजरमेंट्स होते हैं। और मैंने 3 बार तो दिखाया प्लस है माइनस है। क्यों प्लस है माइनस है, क्योंकि तुम मीन से मेजर कर रहे थे, इसलिए एक साइड प्लस ए हो गया, एक साइड माइनस ए हो गया, बराबर। तो नाउ यू पुट दिस इंफॉर्मेशन इन हियर, x की वैल्यू 0, ए तो ए है एम्पलीट्यूड है, साइन ऑफ ओमेगा टी इज 0 प्लस अल्फा। ये क्या कर रहा बता रहा हूँ। हमने जब लास्ट टाइम अभी मतलब जब हमने v का एक्सप्रेशन डिराइव किया, राइट, उसमें तुमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड किया था ना। कैसे किया था, बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पे भी तुम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही फाइंड कर रहे हो, अल्फा ही फाइंड कर रहे हो तुम, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग यूज कर रहे हैं, इनिशियल कंडीशन यूज करना बोलते हैं इसको। इनिशियल, शुरू में क्या था, शुरू में t 0 था, पार्टिकल कहाँ था, मीन पे था, तो x भी क्या था, 0 था। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 0 इक्वल्स टू a साइन अल्फा, a को भी शिफ्ट कर दिया, 0 इक्वल्स टू साइन अल्फा। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अभी अल्फा की वैल्यू ही जो है 0, ये तुम वापस से उसी इक्वेशन में डाल दोगे। therefore x equals to a sin omega t plus 0, मतलब therefore x equals to a sin omega t, खत्म। तो इसके बाद से जब भी तुमने सिर्फ पढ़ लिया ना पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, या फिर बोला ही नहीं हो पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ, दोनों केसेस में x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। और अल्फा को इनिशियल फेज भी बोलते हैं, और मैंने बताया था इनिशियल फेज मतलब इनिशियल एंगल जहाँ से पार्टिकल मोशन स्टार्ट करने वाला है। जब पार्टिकल शुरू में था ही मीन पे तो इनिशियल एंगल कितना था, 0, तो अल्फा की वैल्यू 0 ही आनी चाहिए थी। ये क्यों नहीं याद रहता, क्योंकि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू जिन साउंड चैप्टर स्किप कर दिया। साउंड चैप्टर में मैंने एकदम सिस्टमैटिकली बताया था आपको कि हम लोग पार्टिकल के मोशन को एंगल के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो मैं वापस बताने वाला हूँ, डोंट वरी, कल के लेक्चर में हो जाएगा वो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, इनिशियल एंगल इज 0, व्हेन इट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव साइड, π/2, व्हेन इट इज अगेन एट मीन, आधा चक्कर खत्म, π, एंड इट गोज टू नेगेटिव एक्सट्रीम, 3π/2, माइनस में 3π/2, इट गोज बैक टू द मीन 2π, मतलब 0 से 2π में पहला ही ऑसिलेशन था। बताऊंगा सब। अब लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड स्पेशल केस, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स its motion from extreme position, its motion from extreme positions
क्योंकि दो पोजीशन है एक्सट्रीम, एक तो x इक्वल टू प्लस ए है या फिर x इक्वल टू माइनस ए है। इसका मतलब शुरू में टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल या तो प्लस ए पे था या तो पार्टिकल माइनस ए पे था। तो अब ये वैल्यूज वापस से यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू प्लस माइनस ए इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, टी वैल्यू 0 प्लस अल्फा। तो ए कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू ए कैंसिल हो गया साइन अल्फा। मतलब साइन अल्फा की वैल्यू या तो प्लस 1 है या फिर वो साइन अल्फा की वैल्यू माइनस 1 है। ओके, जब साइन अल्फा की वैल्यू प्लस 1 है तो तुमको पता होना चाहिए अल्फा 90 होता है, मतलब पाई बाय 2 होता है, या फिर अल्फा 270 होता है, दैट इज 3 पाई बाय 2 होता है, बराबर। तो अब एक बार अल्फा की वैल्यू तुमने पाई बाय 2 डालना है तो x इक्वल्स टू ए याद रखना, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, व्हाट इज दैट, कॉस, दिस इज कॉस ओमेगा टी, बराबर। जब तुम a साइन ऑफ क्या डालोगे, ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2, ट्रिग्नोमेट्री पता है क्या आता है, x इक्वल्स टू माइनस कॉस ओमेगा टी, बराबर है। क्योंकि जब x इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी आ रहा है तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव साइड, जब माइनस आ रहा है तो इट स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो इन जनरल व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशंस you have a cos, x equal to a cos omega t, and if it starts from mean you have a sin, so x equals to a sin omega t। इसके आगे जनरल इक्वेशन लिखना मत, अगर आपको पता है ना पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन से a sin ओमेगा टी, एक्सट्रीम से a cos ओमेगा टी, नेगेटिव एक्सट्रीम से माइनस a cos ओमेगा टी, पक्का, गुड। सो सफिशिएंट फॉर टुडे, विल स्टॉप फॉर टुडे।